वेलकम गाइस, वेलकम टू विंग से उड़ान। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का 9th लेक्चर है। हमने अभी तक काफ़ी टॉपिक्स किए हुए हैं और ये टॉपिक जो है हमारे एक पुराने टॉपिक से रिलेटेड है। जब आपको याद होगा, हमने ग्रोथ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, हमने नेशनल इनकम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। 2-3 लेक्चर्स हैं उसके। आप में से जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू आवर प्लेलिस्ट, फाइंड द इंडियन इकोनॉमी प्लेलिस्ट, उसमें आप देखिए, उसमें आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगा। लेकिन आज भी हम ग्रोथ के रिलेटेड अच्छी खासी बात करेंगे, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बहुत ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एक दूसरे के बगैर समझ में नहीं आते। दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके एक टॉपिक में, आपके इकोनॉमी के सेक्शन में अगर सिलेबस देखेंगे आप, तो 6th या 7th एंट्री पर है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए के सिलेबस में होता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है और किसका क्या वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं ग्रोथ से। जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जब आप एक कंट्री की नेशनल इनकम की ग्रोथ की बात करते हैं, जनरली एक साल के पीरियड के बीच में, यानी एक साल में हमारी नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हुई, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी। मान लीजिए हमारी जो नेशनल इनकम थी पहले साल में 100 रुपीज थी। ऑब्वियसली 100 रुपीज़ बहुत कम, अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक कंट्री की नेशनल इनकम 100 रुपये बहुत कम होती है, लेकिन हम समझने के पर्सपेक्टिव से इतनी छोटी वैल्यू ले रहे हैं। लेट अस से 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हमारी नेशनल इनकम कितनी थी? 100 रुपये थी। और जब हमने 18-19 फाइनेंशियल ईयर की बात की, उसमें हमारी नेशनल इनकम होगी कितनी? 110 रुपये। तो दोस्तों, इसमें जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? वो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो परसेंटेज अगर निकालें 10 रुपीज़ की, कि 10 रुपीज़ 100 रुपये के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे वो आता है 10%। यानी 17-18 के कंपैरिजन में 18-19 में हमारी नेशनल इनकम क्या हुई? 10% की ग्रोथ हुई हमारी। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स में ग्रोथ की बात करते हैं, तो मोर ऑफन देन नॉट जनरली बात हो रही होती है नेशनल इनकम की। अगर हम कंट्री करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 10% से ग्रो कर रही है, 5% से ग्रो कर रही है, 2% से ग्रो कर रही है, तो हम बात उस वक्त नेशनल इनकम की ही कर रहे हैं, वो आप अंडरस्टूड है। और जीडीपी की बात कर रहे हैं, ये भी अंडरस्टूड है। ठीक है दोस्तों, अनलेस एंड अदरवाइज आपका जो जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो स्पेसिफाई करिए कि भाई मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा, मैं जीएनपी की बात कर रहा हूं, या मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूं, है ना। तो दोस्तों, नेशनल इनकम, जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जनरली हम नेशनल इनकम की ही बात कर रहे होते हैं। जब भी आप न्यूज में सुनते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी 10% से ग्रो करेगी, 5% से ग्रो करेगी, 2% से ग्रो करेगी, वो हमारे नेशनल इनकम की बात कर रहा होता है, वो हमारी जीडीपी की बात कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रोथ, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, हमारी नेशनल इनकम की ग्रोथ की इंक्रीज को हम ग्रोथ कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन अ कंट्रीज नेशनल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक कंट्री की नेशनल इनकम की एक साल के अंदर कितनी इंक्रीज हुआ, उसी को हम ग्रोथ बोलेंगे। सिंपल है ना। सिंपल सी बात है कि ग्रोथ इज नथिंग बट इंक्रीज इन आवर नेशनल इनकम। और आपको याद होगा, नेशनल इनकम के बारे में हमने काफी बातें की थी। नेशनल इनकम के बारे में मैंने आपको बोला था कि जीडीपी मोस्ट जो है फ्रिक्वेंटली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैरामीटर है। और जीडीपी क्या होता है? इट इज द फाइनल वैल्यू, और इट्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। यानी जीडीपी क्या है? हमारे कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के, एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? उसकी वैल्यू को, उस वैल्यू को ऐड करके हम क्या कहेंगे? उसको हम जीडीपी कहेंगे। तो दोस्तों, जब भी हमारी कंट्री की नेशनल इनकम की हम बात करते हैं, कितना इंक्रीज हुआ, कैसे इंक्रीज हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं ग्रोथ को देखने के लिए: जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम है यहां पर। ग्रोथ का, कंट्री ग्रो कर रही है, इसका मतलब जरूरी ये नहीं कि हर इंसान भी ग्रो कर रहा है, हर कंट्री का हर नागरिक भी ग्रो कर रहा है। यानी अगर कंट्री की इनकम बढ़ रही है, तो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री के नागरिक की भी इनकम बढ़ रही होगी, है ना। सही बात है भाई। हम बोल रहे हैं कि हर साल हमारी जीडीपी 5%, 10% इंक्रीज करी जा रही है ना। ऑन एन एवरेज 5% की अगर ग्रोथ रेट मानते हैं हम, तो हर साल हमारी 5% इनकम बढ़ रही है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्री के हर नागरिक की इनकम 5% बढ़ रही है? या फिर एटलीस्ट सिर्फ उनकी अगर बात करेंगे, जितने जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं कंट्री में, जो लोग अगर जॉबलेस हैं, उनकी बात अगर ना करें, क्या 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 ये मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि हर किसी जॉब करने के इंसान की पे भी बढ़ रही है? जरूरी नहीं है दोस्तों।
क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमारी कंट्री की इनकम बढ़ रही है तो पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है? जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें कई सारे पैरामीटर्स, कई सारी ऐसी चीजें जो जरूरी हैं हमें जानने के लिए, हम एज अ कंट्री हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम मेजर नहीं कर पाते। जीडीपी या ग्रोथ हमें सिर्फ और सिर्फ कंट्री की नेशनल इनकम के बारे में बताती है और ज्यादा कुछ नहीं। क्या पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है? क्या एजुकेशन बढ़ रहा है? क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है? क्या जो आपके एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो बढ़ रहा है? इससे तो कोई लेना देना नहीं। मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन है, लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं हम बोल सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमारी पॉवर्टी भी कम हो जाएगी, एजुकेशन बढ़ जाएगा, लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, हेल्थ पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो इसी की वजह से दोस्तों यही रीजन है कि हमें एक कंसेप्ट जो है डेवलपमेंट पढ़ना है। दोस्तों ये बात जरूरी है कि हम सिर्फ नेशनल इनकम ही नहीं देखते रहें, बल्कि ये भी देखें कि देश के बढ़ने के साथ साथ, मुल्क के बढ़ने के साथ साथ हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन भी इकोनॉमिकली, सोशली और बढ़ रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है ना। सही बात। अगर हम ग्रोथ करते रहें लेकिन हमारी कंट्री में पॉवर्टी वहीं पर थी जितनी 20 साल पहले थी, या जॉब क्रिएशन अभी भी जीरो है, या फिर हमारी इन जनरल जो हमारे पैरामीटर्स हैं, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स, मेंटल हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ों में ज़रूरी हैं, अगर उसके बारे में हम बात ही नहीं करें, अगर उसके बारे में हमें क्लियर आइडिया नहीं रहता है ग्रोथ, तो फिर क्या फ़ायदा उसके मेजर करने का। इसीलिए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ग्रोथ भी डेवलपमेंट भी। क्या सिर्फ हम ग्रोथ के से हम डेवलपमेंट अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोस्तों गवर्नमेंट का असल काम तो डेवलपमेंट है कि नहीं? डेवलपमेंट आप जानते हैं कि बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो डेवलपमेंट इज नथिंग, इट इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एंटायर सोशल सिस्टम। इट इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एंटायर सोशल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि हमारी कंट्री में जितना भी सोशल सिस्टम है, हर किसी नागरिक की, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाहे वो आपका पुअर है, रिच है, चाहे वो किसी भी ट्राइब से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, हर एक नागरिक, हर एक इंडियन की डेवलपमेंट जब अपवर्ड मूवमेंट होगी तब उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो क्या गवर्नमेंट का पर्पस क्या है कि सिर्फ ये ध्यान रखते रहे कि कितना हमारा नेशनल इनकम ग्रोथ कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट का असल मकसद तो डेवलपमेंट ही है। यानी गवर्नमेंट को असल माने में फोकस डेवलपमेंट में करना होता है कि हमारी सरकार ये इंश्योर कर सके कि हर नागरिक तक हमारी मदद पहुंच पाए, हर नागरिक को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पैसे के टर्म्स में तोली नहीं जा सकती, जैसे एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, है ना। अपॉर्चुनिटीज जो है हम कुछ भी हो सकती हैं, इकोनॉमिक हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं। यानी हर नागरिक को न सिर्फ पैसा बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी बराबर मिलने की कोशिश की जाए। ऑब्वियसली हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, 1.2 बिलियन लोग यहां रहते हैं, 120-130 करोड़ लोग। हर किसी तक एक ही वक्त तक पहुंचना मुश्किल है, हर किसी के बारे में पॉलिसी फ्रेम करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है कि ऐसी स्कीम्स, ऐसे वेलफेयर मेजर्स लिए जा सकें जिससे हर इंसान तक बराबर मदद पहुंच सके, हर इंसान को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अगर मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एक गांव में रहने वाले को भी वो बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाना आसान है तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, चाहे वो मर्द हैं, चाहे औरत हैं, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी ट्राइब से बिलोंग करते हो, क्या हर किसी को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जितनी शहर में रहने वाले को मिल रही है? क्या गांव में रहने वाले को भी उतनी मिल रही है? इसको हम कहेंगे डेवलपमेंट दोस्तों। इसलिए डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी होता है। तो दोस्तों कई सारे पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताया, इनकम इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी, लिटरेसी, इन सब चीजों के बारे में हम ग्रोथ में देख ही नहीं पाते। क्या मर्द और औरत को बराबर पैसा मिल रहा है? क्या मर्द और औरत का ट्रीटमेंट बराबर हो रहा है वाया गवर्नमेंट, वाया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए हमको डेवलपमेंट को भी देखना पड़ता है। दोस्तों इस चीज को हम बेहतर समझ पाएंगे जब हम इन दोनों को कंपैरिजन ड्रॉ करें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रोथ जो है इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, ये सीधे नेशनल इनकम को मेजर करता है। बट डेवलपमेंट क्या है? इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एंटायर सोशल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। एक इंसान की इनकम कितनी बढ़ रही है, सेविंग्स कितनी बढ़ रही है, उसके हेल्थ पैरामीटर्स कैसे हैं, उसकी लिटरेसी रेट क्या है। जब ये सब ऊपर जाएगा तब हम कहेंगे कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रोथ है एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, यानी ये सिर्फ क्वांटिटी देखता है, कितना पैसा इंक्रीज हुआ, कितना ज्यादा इनकम बढ़ा, कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ,
है ना। ये सिर्फ क्या देखता है, ये क्वांटिटी देखता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, इट्स अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, हम किस क्वालिटी ऑफ लाइफ में जी रहे हैं, हमें सर्विसेज कौन सी अवेलेबल हैं, हमारे हेल्थ कैसी है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर कितने सारे लोग कितने सारे बच्चे माल नरिश होते हैं, है ना। कितने सारे बच्चों की स्टंटिंग हो गई होती है ग्रोथ में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, है ना। तो वो भी एक इश्यू है, इसको भी मेजर किया जाता है। हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी कितनी है, हमारे यहाँ आपका जो आपके हेल्थ पैरामीटर्स है, हेल्थ केयर सेक्टर कैसा है, हमारे गाँव में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली क्वालिटी देखता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। दोस्तों ग्रोथ में जो आपका ग्रोथ है वो दरअसल एक जरिया है, वो हमारा मकसद नहीं है। जरिया का मतलब क्या हो गया, जिसके जरिए हम कुछ अचीव करते हैं, जिसके थ्रू हम कुछ चीज अचीव करते हैं। असल में तो डेवलपमेंट हमारा एंड है। तो ग्रोथ जो है वो सिर्फ मीन्स है। हम ग्रोथ को मेजर ही करते हैं ताकि हम डेवलपमेंट अचीव कर सकें, लेकिन ग्रोथ को सिर्फ मेजर करना डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो ग्रोथ है वो किस किस इंडिकेटर के द्वारा मेजर की जाती है, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम। और जो डेवलपमेंट है उसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस देखते हैं, इनकम इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारे यहां पर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है जिसका मकसद होता है आम जनता का वेलफेयर देखना। इसीलिए दोस्तों हमारे बजट में, हमारे कंट्री में हर साल बजट में और बाकी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में भी वेलफेयर मेजर्स की बात जरूर की जाती है। और आप अपने आसपास देखें, अपने स्टेट में देखो या सेंटर में देखो, जरूर हमेशा गवर्नमेंट का कुछ पैसा वेलफेयर मेजर्स के लिए जरूर लगा जाता है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, उसका मकसद क्या है, सैनिटेशन का, है ना। उसका मकसद एक और है कि हम ओपन डेफिकेशन को खत्म करें। ओपन डेफिकेशन जो है उसका क्या रीजन है उसको खत्म करने का, क्योंकि ओपन डेफिकेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां और फैलती हैं, है ना दोस्तों। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आपको पता है हमारे यहाँ पर पेट्रियार्की इज अ बिग इशू। मेल चाइल्ड इज फेवर्ड ओवर फीमेल चाइल्ड, वो एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी बीमारी है हमारी कंट्री की, जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसमें बहुत सा पैसा लगाया जा रहा है ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मकसद क्या है कि हमारी फीमेल मोर्टेलिटी, जो आपकी फीमेल इन्फेंटिसाइड है, उसको रोका जा सके, है ना। सिमिलरली दोस्तों आपको अब जानते हैं रूरल ये नरेगा स्कीम जो है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसका मकसद क्या है कि जिन लोगों के पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट सोर्स नहीं है उन तक किसी ना किसी तरीके से सरकार काम पहुंचा सके। तो नरेगा क्या करता है, नरेगा बोलता है कि साल में 150 दिन आपको काम देने का जिम्मा हमारा, आप हमारे पास आओ, हम आपको काम देंगे और उसका पैसा भी आपको मिलेगा, है ना। सिमिलरली दोस्तों वेलफेयर स्कीम्स की अगर और बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट स्कीम की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसका मकसद क्या है कि हमारे यूथ को कुछ स्किल प्रोवाइड किया जा सके, उस स्किल को यूज करके वो अपना कुछ पैसा वैसा कमा सके, कुछ जॉब लग सके उनकी। सिमिलरली दोस्तों अगर आप देखेंगे कृषि विकास योजना, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसका क्या पर्पज है, ये डेवलपमेंट में तो आपको फायदा नहीं दे रहा। ये वेलफेयर स्कीम जितनी भी मैंने बोली डेवलपमेंट में फायदा, ग्रोथ में फायदा नहीं दे रहा। इसका पर्पस है डेवलपमेंट, ताकि जितना भी पैसा हम अर्न कर रहे हैं साल दर साल, उसको हम दोबारा री इन्वेस्ट कर सकें और डेवलपमेंट के काम में लगाया जा सके। सिमिलरली दोस्तों एक नया पैरामीटर जो हम लोगों के जनरली दिमाग में नहीं होता है, जिससे हम लोग थोड़े बहुत क्या हैं, थोड़े बहुत दूर हैं जिस इशू से, वो है एलजीबीटी इशू, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, एलजीबीटी इशू एंड ट्रांसजेंडर्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 377 को में जो है उस सेम सेक्स मैरिज जो है उसको इलीगल माना जाता था, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट केस जो है उसको हम सेक्शन 377 के उस सेक्शन को क्या कर दिया गया, स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। तो हमारे जो कंट्री में ट्रांसजेंडर जो होते हैं, जो आपके लेस्बियन या बाइसेक्सुअल या गे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, इनके खिलाफ बहुत सारा इशू होता था, इनका बहुत स्टिग्मा था। तो इस इशू को भी हटाया गया, और इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब आप जेंडर मेंशन करते हो किसी भी फॉर्म में कि आप मेल हो कि फीमेल हो, उसमें थर्ड जेंडर भी ऐड करो, ट्रांसजेंडर के लिए भी उसमें ऑप्शन रखो, क्योंकि ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बहुत ज्यादा क्या था, डिप्रेस सेक्शन था। इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत ज्यादा स्टिग्मा था, जहां जाए जॉब्स नहीं मिलती थी, इकोनॉमिकली भी बड़े वीक होते थे। तो इन सब के लिए एक बहुत बड़ी एक वेलफेयर स्टेट में एक डेमोक्रेसी होने के नाते हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए एक प्रोविजन निकाला कि आप इनके लिए भी रिजर्वेशन रखिए,
ट्रांसजेंडर्स के लिए भी रिजर्वेशन रखी है अंडर ओबीसी कैटेगरी। तो ये भी एक वेलफेयर मेजर था दोस्तों। तो हमारा जितना भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हमारी जॉब्स हैं, उसमें अगर रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन का पर्पस भी क्या है, वेलफेयर मेजर, उसका मेजर पर्पस भी क्या है, डेवलपमेंट। अगर हम रिजर्वेशंस नहीं रखते हैं तो हमारे डिप्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें वुमेन आते हैं, जिसमें हमारे जो है कास्ट सिस्टम, जो लोअर कास्ट आते हैं, उन लोगों को वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। इसीलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनने रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा, ताकि ये लोग जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड थे इन अपॉर्चुनिटीज से, उनको अब इस डेमोक्रेसी में वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। ये भी एक डेवलपमेंट अचीव करने का एक मेजर था, एक तरीका था। तो दोस्तों ये डिफरेंस है इन दोनों में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ग्रोथ सिर्फ बात करता है पैसा इंक्रीज करने की, ओनली क्वांटिटी, ओनली प्रोडक्शन, बट डेवलपमेंट होलिस्टिक देखता है कि भैया पैसा तो ठीक है भाई हम, लेकिन जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसमें वुमेन आएंगे, बच्चे आएंगे, बूढ़े आएंगे, सीनियर सिटीजन आएंगे, ट्रांसजेंडर्स आएंगे, इन सब तक क्या बराबर अपॉर्चुनिटीज पहुंच रही हैं, इन सब तक क्या बराबर जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू सपोर्ट मिल पा रहा है। जैसे दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताऊं, बड़ी कॉमन सी, अभी दोस्तों जैसे एक स्कीम है जिसमें वुमेन को, जो आपकी रूरल वुमेन हैं, उनको गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, गैस उज्ज्वला स्कीम है वो। तो दोस्तों उज्ज्वला स्कीम में पर्पस क्या है गवर्नमेंट का, कि जहां गांव में लेडीज आज भी फायरवुड, लकड़ी जलाकर खाना बनाती हैं, उससे उनकी तबीयत भी खराब होती है, उस धुएं से और बाकी चीज़ों से, और मुश्किल भी है ऑब्वियसली उस सिचुएशन में आपको खाना बनाना, और वो पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट पे वो सिलेंडर को आप तक पहुंचाना क्या किया, आप तक पहुंचाया। सिमिलरली दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर बात करें, सब्सिडीज की बात करें, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सब्सिडीज क्या होती हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप लास्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 8 में। तो दोस्तों सब्सिडीज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी का पर्पस क्या है, डेवलपमेंट है दोस्तों, ग्रोथ नहीं। क्योंकि ये आप मनी ला रहे हो, उस मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो सोशल सेक्टर स्कीम्स में, वेलफेयर स्कीम्स में, ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक गवर्नमेंट का मनी, गवर्नमेंट का सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज बराबर पहुंच सकें। समझिए दोस्तों, यहां पर मैं एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा, इक्वालिटी और इक्विटी की। ठीक है दोस्तों, इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस है दोस्तों। इक्वालिटी इक्विटी का मतलब ये है, इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबर देना, जो भी है ना, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज सब में बराबर बांट दो। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि ऑलरेडी जो लोग हमें हैं, उनमें से कई लोग अमीर हैं, कई लोग गरीब हैं, है ना। तो अगर हम मान लो हमारे पास 3 लोग आते हैं, ठीक है, 3 लोग आते हैं, 3 लोगों में से जो है इस लॉकडाउन में तीनों गरीब लोग हैं, उनमें से एक इंसान के पास 1 वक्त का खाना है, एक इंसान के पास 2 वक्त का खाना है, और एक इंसान के पास 1 भी वक्त का खाना नहीं है। ठीक है, और हमारे पास जो है 3 मील्स हैं जो 3 इंसानों को दिए जा सकती हैं। इक्वालिटी का मतलब हो गया मैं बराबर बराबर एक मील उनको दे दूं। इनइक्वालिटी का मतलब हो गया कि मैं 1 मील दूं उस शख्स को जिसके पास 1 ही वक्त का खाना है, तो उसके पास 2 हो जाएंगी। इक्विटी का मतलब हो गया कि मैं जिस शख्स के पास दो मील्स हैं उसको बिल्कुल कुछ ना दूं, और तीसरा शख्स जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्या दूं, 2 वक्त का खाना दे दूं। यानी जैसे कि अगर ये है 1, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, इनके पास जो था 2 वक्त का खाना था, तो मैं यहां लेट्स से इसको मैं ए और बी लिख देता हूं। ठीक है, इनके पास 1 ही वक्त का खाना था और इनके पास बिल्कुल भी नहीं था, 0। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 मील्स हैं, तो मैं इनके पास 1 ही है, तो मैंने इनको 1 और दे दी, तो +1 हो गया, तो इनके पास क्या आ गया, 2 मील्स आ गई। इनके पास 2 थी तो मैंने इनको 0 दिया, तो इनके पास क्या हो गई, 2 मील्स हो गई। इनके पास 0 था, तो इनको मैंने कितनी दी, 2 मील्स दे दी, तो इनके पास क्या हो गया, 2। तो सबके पास 2 मील्स आ गई। इसको कहते हैं इक्विटी। इक्वालिटी वो होती कि मैं बराबर बराबर सब में बांट देता। तो दोस्तों ये कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है कि किसी भी वेलफेयर स्टेट में डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ जरूरी है ऑब्वियसली, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा एंड क्या है, वो है डेवलपमेंट करना। समझ गए दोस्तों। और दोस्तों ये भी याद रखना चाहिए कि जनरली आपका जो ग्रोथ होता है उस पर ज्यादा फोकस करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इश्यू डेवलपमेंट होता है, समझ गए आप दोस्तों। तो इसके साथ ही साथ एक पैरामीटर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह हो गया कि हम सिर्फ डेवलपमेंट ना करते रहें, बल्कि हम इस तरीके से डेवलप करें कि आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज रहें। मिसाल के तौर पे हम माइनिंग कर रहे हैं, हम जमीन से मेटल्स निकाल रहे हैं, ओर्स निकाल रहे हैं, और जमीन से कोल निकाल रहे हैं,
तो हम इस एग्रेसिव इस तरीके से ना करें कि आने वाली जनरेशंस का एनवायरनमेंट का इतना डिग्रेडेशन हुआ हो कि वो खत्म ही हो जाए, इक्वालिटी खत्म हो जाए, हमारा एनवायरनमेंट खत्म हो जाए, पोल्यूशन हो जाए। हम इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं जॉब्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है वो इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कर रही हैं कि आने वाली जनरेशन को रहने की दिक्कतें हो जाएंगी। और दोस्तों ये चीज तो हम सबसे बेस्ट समझ सकते हैं इस लॉकडाउन के फेज में। आप जानते हैं कि लॉकडाउन में हमने देखा कि कितने सारे जो है हमारे ये पोल्यूशन कम हुआ, कितने सारे जानवर जो जनरली किसी जगह को छोड़ के जा चुके थे वो वापस आए, जैसे कि मुंबई में फ्लेमिंगोज वापस आ गए, है ना दोस्तों। तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन फुटप्रिंट कितना ज्यादा है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो डेवलपमेंट के साथ अब एक और पैरामीटर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को इस तरीके से करें कि हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं, हम इकोलॉजी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, हम एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का भी मद्देनजर रखें और उसके साथ साथ हम डेवलप करें, ना कि इस तरीके से डेवलप करें कि हमारा पोल्यूशन पे पोल्यूशन होता जा रहा है, हमारी इकोलॉजी खत्म होती जा रही है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है और हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों ये था सस्टेनेबल ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में एक लेक्चर। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए लेक्चर्स अगर आपको पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।